होती है। तो इसमें अब ये इसके लिए मैंने बताया कि मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो मापक यंत्र में कौन कौन से बल लगते हैं इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर इससे कोई सवाल आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो 3 टाइप के जो बल होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं। पहला होता है विक्षेपण बल, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। दूसरा होता है नियंत्रक बल, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। तीसरा होता है अपमंदन बल, जिसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। अब ये तीनों जो आपके जो बल हैं इनको हम डिटेल में समझते हैं। मैं यहीं पे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो, सबसे पहले देखते हैं विक्षेपण बल। विक्षेपण बल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है, और इसमें एक ये सुई लगी है। तो जब इसमें मान लो ये इंस्ट्रूमेंट का ये जो इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम मान लो एक कनेक्ट करते हैं, मान लो किसी चीज़ से, कोई इक्विपमेंट से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो इस सुई को जो हिलाने के लिए, मतलब इस सुई को मूव करने के लिए, हिलाने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं विक्षेपण बल। विक्षेपण बल या डिफ्लेक्शन फोर्स। मतलब डिफ्लेक्ट का मतलब होता है हिलाना, इसका मतलब होता है अपनी जगह से मूव करना या अपनी जगह से हिलाना। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया कि विक्षेपण बल क्या होते हैं। अब ये कई तरीके के विक्षेपण बल होते हैं जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो सकते हैं। तो कई तरीके में देखो, यहाँ पे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स भी हो सकता है, आपका ये जो विक्षेपण बल जो है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, और ये आपके केमिकल फोर्स, हीटिंग इफेक्ट, ये 4 तरीके के या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कि ये जो मेन फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ये इसी को हम बोलते हैं मेन फोर्स, जिसकी वजह से क्या है आपकी जो सुई वो है हिलती है, अपनी जगह से एक दूसरी जगह पे जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपनी जगह पे जाती है। अब आते हैं अगले बल पर, विक्षेपण बल ये हो गया। आपसे सीधा ये सही प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल, इसको बोलेंगे पॉइंटर को अपनी जगह से हिलाने के लिए या पहली रीडिंग देने के लिए उपयोग होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए विक्षेपण बल। अब आते हैं अगले बल के ऊपर। तो जो हमारा अगला बल है नियंत्रक बल। अच्छा, एक दोस्तों एक बात बताओ आप कि जब जैसे मान लो ये आपकी मोटरसाइकिल है और अगर आपने इसको चलाना तो सीख गए, लेकिन अगर इसमें ब्रेक लगाना नहीं आता है कि इसमें ब्रेक कैसे लगेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं कि जब चलाने से पहले ब्रेक लगाना आना चाहिए, नहीं तो आप ठोक दोगे। तो इसी तरीके से जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये रीडिंग बताता है, तो विक्षेपण बल जो डिफ्लेक्टिंग जो फोर्स है, जो आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, वो तो यहाँ से लग गया। ठीक है, दूसरा फोर्स है ना उसके नेगेटिव डायरेक्शन में काम करता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स यानी कि नियंत्रक का तो आपको पता होगा, नियंत्रक का मतलब नियंत्रण करना। अगर ये कंट्रोलिंग फोर्स अगर नहीं होगा तो क्या है कि पॉइंटर जो है आपका वो रुकेगा ही नहीं, वो तो भागता चला जाएगा। तो इसके लिए नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जो आपका जो पॉइंटर यहाँ से विक्षेपण बल की वजह से हिला है, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें रोकने में देखो क्या होते हैं कि 2 टाइप के पॉइंटर, हमें 2 टाइप के इसमें जो है कंट्रोलिंग फोर्स जो है हम इसमें यूज कर सकते हैं। पहला तो होता है आपका स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल। और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी का मतलब, स्प्रिंग का तो मतलब पता ही है आपको, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग कंट्रोल। और ग्रेविटी का मतलब होता है कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, उससे कंट्रोल आपको इसको करना है। ठीक है, उससे आपको इसको गुरुत्वाकर्षण बल से आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अब जो स्प्रिंग कंट्रोल जो होता है, स्प्रिंग कंट्रोल में जो होती है आपकी 2 स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। स्प्रिंग कंट्रोल में क्या है, इसमें 2 स्प्रिंग लगी होती हैं, और 2 स्प्रिंग कौन से धातु की लगी होती हैं, ये होती है, तो स्प्रिंग कंट्रोल इसमें लगी होती है, आपने 2 धातु की लगी होती है। एक होती है फॉस्फर ब्रोंज और दूसरी होती है बेरिलियम। तो बेरिलियम कॉपर।
तो अब ये दो धातु की आपसे पूछ सकता है कि स्प्रिंग कंट्रोल के लिए कौन सी धातु का यूज करते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज और बेरिलियम कॉपर, ये दो धातु हैं जिनका हम स्प्रिंग कंट्रोल में यूज करते हैं। आपने दोस्तों वो वाली बचपन में आपने वो देखी होगी कि एक चाबी वाली गाड़ी होती थी, उसमें क्या होती थी कि ऐसी 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 एक स्प्रिंग लगी होती थी, स्पाइरल जिसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये स्प्रिंग क्या है, यहाँ पे वो ऐसी ऐसी यहाँ पे लगी होती है, जो क्या करती है कि जब यहाँ से ज़्यादा अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये स्प्रिंग यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्प्रिंग से कैसे कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो कंट्रोल करते हैं वो हम करते हैं गुरुत्वाकर्षण से कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है कि उससे हम क्या करते हैं, एक भार लटका देते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से, और वो क्या है कि जब ज़्यादा इधर को जाता है तो उसके वजन की वजह से वो रुकने की कोशिश करता है अपने भार के कारण। ठीक है, तो लेकिन बस ये इसमें एक दिक्कत ये है, आप ये याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन वाले ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हमेशा सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में ही यूज कर सकते हैं। वर्टिकल पोजीशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर पोजीशन, ऊर्ध्वाधर स्थिति। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही यूज कर सकते हैं, बाकी इनको यूज नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी स्थिति में इनको यूज करोगे तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही लगेगा ना, तो ये ग्रेविटी कंट्रोल आपका काम नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका नियंत्रण बल। अब आते हैं अगले बल पर। अगला बल है आपका अवमंदन बल। अवमंदन का मतलब होता है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी किसी इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा, तीन तरीके की डैम्पिंग होती है। एक होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, दूसरी होती है अंडर डैम्पिंग, तीसरी होती है ओवर डैम्पिंग। ठीक है, पहले मैं आपको डैम्पिंग बता देता हूँ। डैम्पिंग क्या होता है कि जैसे मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, और इसकी जो रीडिंग है, मान लो इसको 5 तक जाना है, ठीक है, और ये अभी यहाँ पे 0 पे है, तो ये क्या होगी कि सीधी जाएगी यहाँ से, सीधी यहाँ से मूव करेगी और सीधी जाके यहाँ पे 5 पे रुकेगी। मान लो 5 सेकंड में ये, मतलब सॉरी 1 सेकंड में ये यहाँ पे हो गई, तो इसको बोलेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। जब ये जो अपनी फाइनल पोजीशन है, जब अपनी फाइनल पोजीशन है उसको मतलब यूनिफॉर्मली अचीव कर ले, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर वो एक सुई यहाँ से सीधी जाके 5 पर रुकती है तो इसमें कौन सी डैम्पिंग का यूज होगा, तो इसमें बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, दूसरा अंडर डैम्पिंग में क्या होता है, जैसे मान लो एक इंस्ट्रूमेंट ये है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में कि जैसे मान लो ये आपका 0 है और ये आपका 5 है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट, ये जो सुई है यहाँ से, जब ये जो सुई है आपकी, जब यहाँ से जब जो हिलेगी तो 5 पे जाके नहीं रुकेगी, पहले वो थोड़ी आगे जाएगी, फिर हिल के थोड़ी पीछे आएगी, फिर पीछे जाने के बाद थोड़ी सी आगे आएगी। तो मतलब ये क्या है, ऐसी ऐसी अपनी जगह पे हिलेगी, फिर उसके बाद अपनी जगह पे रुकेगी। इसको बोलते हैं हम अंडर डैम्पिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। और ओवर डैम्पिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो, ओवर डैम्पिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो ये सुई है आपकी, ये सुई जब यहाँ से चलेगी और जब यहाँ पे जाना होगा, तो मान लो नॉर्मल केसेस में मान लो इसको 1 सेकंड लग रहा था, तो ये क्या होगी, जब यहाँ से जाना स्टार्ट करेगी तो ये धीमे धीमे जाएगी, बहुत स्लो जाएगी, और जो इसका और डिलेड रिस्पॉन्स होगा। डिलेड रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो इसकी फाइनल पोजीशन है उसमें पहुंचने में इसको लगेगा टाइम, तो इसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। दोस्तों याद कर लो, क्रिटिकल डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग। तो ये क्या है, अलग अलग वो होते हैं। तो हमें आप ये बताओ दोस्तों कि कौन सी हमें परिस्थिति इसमें सही है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि विच डैम्पिंग इज बेस्ट, मतलब इनमें से कौन सी डैम्पिंग होनी चाहिए, जो हमें अपने इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। तो क्या ओवर डैम्पिंग होनी चाहिए? ओवर डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिले रिस्पॉन्स होगा, मान लो 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, अगर आपको 10-5 मिनट बाद पता चल रहा है कि 4 एम्पीयर, तो ओवर डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए। अंडर डैम्पिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर अपनी जगह से ऐसे हिलते रहेगी तो आपको पता क्या चलेगा कि ये यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा या यहाँ पे रुकेगा। सबसे बेस्ट है अवमंदन बल में ये क्रिटिकल डैम्पिंग हमें यूज करना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्रिटिकल डैम्पिंग होनी चाहिए। तो अब होता क्या है कि अब ये क्रिटिकल डैम्पिंग जो है, ये क्रिटिकल डैम्पिंग को अगर हमें चाहिए है, तो ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती है। उस क्रिटिकल डैम्पिंग को लेने के लिए हमें एक डैम्पिंग फोर्स को लगाना पड़ता है। डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या होता है? अब इसमें हमने 2 टाइप के डैम्पिंग फोर्स होते हैं। एक होता है एडी करंट डैम्पिंग फोर्स
और एक होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग फोर्स। ये दोस्तों याद कर लो, ये डैम्पिंग फोर्स के टाइप है। अब एडी करंट डैम्पिंग फोर्स के भी एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन क्या है कि ये जहाँ पे स्लो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, स्लो मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी स्लो की जगह पे अगर आप वीक मैग्नेटिक, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसको हम यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले में यूज कर सकते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं पीएमएमसी में। पीएमएमसी में कौन सी डैम्पिंग यूज होती है दोस्तों? पीएमएमसी में होगी एडी करंट डैम्पिंग, क्योंकि यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट यूज होती है जिसका मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग। और एयर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड हो। वीक मैग्नेटिक फील्ड जैसे कहाँ पे होता है? वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका मूविंग आयरन में। मूविंग आयरन का मतलब क्या होता है? चल लौह। चल लौह मतलब वाली जो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। और अगर आप इनमें अगर ये यूज कर देंगे, एडी करंट डैम्पिंग यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना कि कौन सी डैम्पिंग किस इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। और डायनामो टाइप जो मीटर होते हैं ना, डायनामो टाइप मीटर, तो उनमें भी ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। तो अब देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि एक संकेतन पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने में, जो मैं इसको हिलाना बोल रहा था, मूव करना बोल रहा था, उसका अच्छा शब्द है स्थानांतरित करने में किस बल की आवश्यकता होती है? तो हमें पता है कौन सा बल? विचलन बल। सही हो गया हमारा सवाल। अब ये इस सवाल के लिए देखो मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए, सारे कॉन्सेप्ट याद रखना। फोर्सेस पे अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सवाल आएगा तो मुझे लगता है कि आप इस सारे सवालों को कर पाएंगे। अब आओ अगले सवाल पर। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? देखो अभी मैंने बताया डैम्पिंग बल की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि क्या होता है जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा था, ये क्या, ये जो अपनी जगह से जो इसको जो हिल रही है इसको बोलते हैं दोलन करना। दोलन करना, ठीक है, दोलन करती है, इसको बोलते हैं दोलन करना। तो इस दोलन को रोकने के लिए हमें डैम्पिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? गति को तेज करता है? नहीं। विचलन की तेज कड़ी में काम करना? नहीं। उसकी शून्य स्थिति में लाता है? नहीं। शून्य स्थिति में कौन लाता है? अगर ये पूछता तो इसमें आएगा आपका नियंत्रक बल, क्योंकि नियंत्रक बल क्या है? आपको वहाँ पर रोकता है ना। अगर आपका इस डायरेक्शन में अगर आपका लग रहा है डिफ्लेक्शन फोर्स और इस डायरेक्शन में आपका लग रहा है कंट्रोलिंग फोर्स, तो जब मान लो डिफ्लेक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो ये कंट्रोलिंग फोर्स क्या करेगा? आपके मीटर को सीधा जीरो की पोजीशन में ले आएगा। तो ये जो काम है ये करता है नियंत्रक बल, यानी कि कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, कंट्रोलिंग फोर्स जो किससे होता है? अभी हमने पढ़ा था, एक तो होता है स्प्रिंग से, दूसरा होता है हमारा ग्रेविटी से, मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो ये इसका सही आंसर होगा, दोलनों को कम करके सुई को नियंत्रित करता है। तो मुझे लगता है ये फोर्स आपको समझ में आ गए होंगे।